अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, सुपर पावर अमेरिका के सदर, और उन्होंने एक बयान ये दागा है और ख़ास तौर पर भारत के हवाले से ये बड़ा अहम है और भारत को मज़ीद मुश्किलात। जी हाँ, पाकिस्तान ने बरतना शिकस्त दी और उसके बाद दुनिया भर में जगह हसाई तो हुई साथ में सिफारती ताल्लुकात भी पाकिस्तान की दुनिया के साथ जितने बेहतर होते चले जा रहे हैं, भारत के उतने ही कम। अमेरिका पे तकिया था और अब उन्होंने ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, भारत रूस से असलहा और तवानाई ख़रीदता है, इस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त की रफ्तार भी मायूस कुन है। इसलिए भारत 25% आयद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर नहीं देते तो फिर भारी जुर्माना होगा 1 अगस्त के बाद। इस पर हम बात करेंगे कि हुआ क्या है। एक तरफ तो कहा जाता है जी अमेरिका का बेबी इसराइल, और उसके बाद कहा जाता है भारत इस खत्ते में, और उसको तैयार किया जा रहा था पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए। तो अचानक ये हो क्या गया? ये जंग जो पाकिस्तान ने जीती भारत से, उसके बाद ही सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। फील्ड मार्शल साहब को बुलाया गया, इशाइया दिया गया, और जिस तरह प्रोटोकॉल उनको मिला, उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें, पाकिस्तान का दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग में किरदार रहा उसको तस्लीम करना, इस सारी किन बातों की गम्माजी करता है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, बाकी खबरों की जानिब हम आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तजज़ेकार है दानिश फेर, बहुत शुक्रिया। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहबी तजज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, ट्रंप के ये बयान इस तरह के और फिर भारत पर 25% टैरिफ आयद करना, और ये ज़ाहिर है गुस्से का इजहार भी कि आप वहाँ से असला भी ख़रीदते हैं, रूस से तवानाई भी ख़रीदते हैं, लिहाजा 25% इजाफी टैरिफ देना होगा, और साथ साथ ये भी कहा वरना भारी जुर्माना, और जो मुज़ाकरात तैयारती हो रहे हैं उस पेशरफ्त पर भी मायूस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की तरफ से तो बस एक शेर ही काफ़ी है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते। वही पत्ते हवा देने लगे। अब अगर आप ट्रम्प का या अमेरिका का मौक़िफ़ लें तो वो कहते हैं यार एक पहलवान था, हमें बड़ा अच्छा पहलवान लगा, हमने उसको रोज़ाना जनाब 10-15 दर्जन अंडे प्रोटीन दिए, बकरे दिए, मुर्गी खिलाई, ये खिलाई, इन्वेस्टमेंट किया, उसको तगड़ा किया, और वो बड़ा कहता था झिंग 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 ऐसे दिखाता था आपने कि भाई हमने कहा यार ये पहलवान ठीक है। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी, अच्छी खासी मशहूरी कर दी कंपनी ने, बड़ी उस पर पैसे वैसे लगा दिए। मगर जब वो रिंग में कूदा तो दूसरे पहलवान ने, जिसको ये पहलवान ही नहीं समझते थे, उसने उसकी ऐसी ठुकाई की उस पहलवान की, ऐसी ठुकाई की उस पहलवान की कि जो उसका इन्वेस्टर था, जो उस पहलवान को रिंग में लाया था, वो सिर्फ सख्त नाराज़ हो गया। अब उसको सब वसूल करने हैं, अपने अंडे बकरे जो जो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरे ये कि पहलवान हारने के बाद अपनी हार भी जो है ना वो उनसे नहीं मान रहा था, वो अभी भी अपना मस्खरा बन, वो एक्चुअली कॉमेडियन निकला। जब उसकी कॉमेडी आ रही है, अब आप देखें ना कैसी कैसी बातें कि वो चॉकलेट चॉकलेट का ऐसे वो गंदों की निकला, जेब से निकली। वो मतलब दुनिया हंस रही है उन लोगों पे, उनकी चीज़ों पे। तो जब वो इस तरह हो जाता है तो फिर इस तरह ही होता है ऐसे पहलवानों के साथ जो अब इंडिया के साथ हो रहा है। और ये टैरिफ लगना और ये चीज़ें करना, तो वो तो कह ही रहा है कि बस अब हम ना ही समझें, वो कह रहा है हाँ ना ही समझो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जो सुलूक, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है देखे, और दुनिया और बहुत कुछ करेगी। ऐसे जो पहलवान भड़कियाँ मारते हैं ना, जब रिंग में आते हैं तो पता लगता है उनको नहीं पता था कभी रिंग में भी आना है कभी। तो उनकी सारी जो है ना वो मिथ भी टूट गया और वो भी टूट गया। अब इसके साथ यही शुरू करेंगे जो इलाके के उस बदमाश के साथ होता है, जो ये बदमाशी आगाज कर रहा हो होता है चुका। इलाके में, जो जब कोई बदमाश इलाके में बदमाशी नहीं कर रहा था, बड़ी उसकी धौंस होती है यार ये तो बदमाश है, फिर कोई एक लड़का निकलता था जो उसको रख के देता है एक चमाट, वो गिर जाता है। फिर उस बदमाश के साथ जो चलते फिरते बच्चे आवाज़ें निकाल होते हैं, वो समझ लो कि इस वक्त सारी दुनिया निकाल रही है। अनीस मंसूरी साहब, क्या समझा जाए कि भारत अमेरिकन रोमांस इक़दाम पजीर हुआ, या आप समझते हैं कि नहीं? इनसे देखिए रोमांस की बातें और हमसे ऐसी बातें ये। देखिए बड़ी बात अली के जो पॉलिसी है ट्रम्प की, वो एक सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो इस वक्त पूरे इस खत्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए उसने बड़ा सख्त रखा हुआ है। ख़ास तौर पर वो ये हर सिर्फ जगह नेगोशिएट दिखावा कर तो रहे हैं। नहीं है दूसरों को दिखाने के लिए। देख लिया, रशिया से अगर आपने किसी ने पिंगे बढ़ाई तो हम भारत से 25% इजाफी वसूल कर सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई इरादा है इस तरह का तो नहीं 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 खबरदार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया और अमेरिका का खसारा कितना है, यानी कि इनके दरमियान दोनों का तिजारती खसारा किसका हो रहा है। इस वक्त अमेरिका का तिजारती खसारा उसमें हो रहा था, और जाहिर सी बात है अमेरिका की गाड़ियों पर 100% टैक्स है, 100% टैक्स है।
आपने सुना होगा ना कि भाई इंडिया के अंदर गाड़ी बहुत सस्ती है, ये बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती है। उसकी रीजंस क्या थी? क्योंकि उन्होंने अपने सेठों को वहाँ पर नवाजा और जो अमेरिकन या जो दीगर ममालिक के प्रोडक्ट्स हैं उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई। अब वो अपने मुल्क के लिए ठीक समझ रहे हों या नहीं समझ रहे हो, लेकिन उससे ज़ाहिर है उनकी पॉलिसीज़ में बड़ा फ़र्क आया। अब मसला यह है कि नहीं, ज़ाहिर उससे है तो फिर फायदा हुआ ना इंडिया के लोगों को। किसको, इंडिया के लोगों को तो फायदा हुआ, जाहिर है, सस्ती इंडिया के गाड़ियां लोगों वहाँ को मिलने फायदा शुरू हो हुआ, गई इंडिया के लोगों को फायदा हुआ, लेकिन ये पॉलिसी फिर आगे नहीं चल सकी ना। जब चीन की बारी आई तो आप देखिए चीन का कितना ज़्यादा खसारा हो रहा है, कितना ज़्यादा मामला हो रहे हैं, और चीन पर इंडिया कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। ये तो जिस दिन चीन ने अगर ये मामला ज़्यादा उठाए कि चीन की अभी भी उनकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा उन्होंने पाबंदी लगाई है, और इंडिया असल में चाहता क्या है? देखिए ये मफाद परस्ती है ना नहीं, इंडिया। ये असल बात तो ये है ना कि ये इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है मैं डोनाल्ड आपको बता ट्रम्प? रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप ज़रा सा इस बात को समझें कि यार बजट खसारा कितना हो रहा है, दो बातें बड़ी अहम हैं। अमेरिका पर पाबंदी लगाई आपने, और इंडिया मुतालबा ये करता है कि अमेरिका उस पर उनकी चीज़ों पर टैक्स ना लगाए। यानी एक ज़माने में जब चीन के साथ अमेरिका के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब थे तो इंडिया को छूट दी गई और चीन पर हाथ कसा गया, तो इंडिया को ज़रा छूट मिल गई। इंडिया ने कहा कि जनाब मैं तो बादशाह हूँ। तो उन्होंने कहा बस बहुत हो गया याशी, सही है, अब ज़रा सा हिसाब किताब पर आ जाइए। तो हिसाब किताब वजह पूरा क्या करना बनी है? है, हिसाब किताब पूरा करना है। और दूसरी वजह, नहीं, वजह ये नहीं है जो अभी हम बात कर रहे थे, जुबैर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने जब से उस पहलवान को पछाड़ दिया तो जाहिर है उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। देखिए पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं अब उसकी नोयत बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के न सिर्फ स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के एक पर्सनल रिलेशंस भी हैं। ये रिलेशंस हर हालात और वाक़यात में हर जगह बदलते रहते हैं। जो मोदी को की ज़रूरत जब थी ट्रंप को, तो मोदी ने बाकायदा वहाँ इंडियंस का एक प्रोग्राम किया, उसमें ट्रंप को दावत दी और माई ब्रदर कर करके उसको बुलाता रहा। लेकिन यह वक्त और हालात बदलते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान अमेरिका को। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक रिस्पेक्ट से इस इलाके में एक बहुत अहम ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरीके से चीन मौजूद है, यहाँ पर दीगर ममालिक मौजूद हैं, आप देखिए कि मुसलसल पाकिस्तान के साथ एक रब्ता हो रहा है। सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये समझ में ना वाली बात है। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त खत्ते में क्या है? यहाँ क्या अमेरिका कर रहा था? अफगानिस्तान में चले आया हुआ था, उस वक्त हमारी ज़रूरत थी। इस वक्त तो इस खत्ते में अमेरिका किसी जंग नहीं लड़ रहा। अगर आप कहें कि जी इंडिया ज़ाहिर है हमेशा उसी तरफ रहा है, अमेरिका की तरफ। नहीं, इंडिया अमेरिका की तरफ नहीं रहा ना। इंडिया ने, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक तो ये मामला है ना, फिर दो और मामला आते हैं। दूसरा मामला ये था, पहला मामला मैंने आपको बताया खसारे का मामला था। दूसरा बड़ा मामला ये है कि इंडिया ने अमेरिका के साथ डबल गेम किया। यही इल्ज़ाम रूस लगाता है। और इन्होंने डबल गेम किस तरीके से किया कि एक तरफ ये ब्रिक्स में भी मौजूद हैं, सही है, दूसरी तरफ जो है वो दूसरे इत्तेहाद के अंदर भी मौजूद हैं। तो मामला यह है कि बार बार अमेरिका और रशिया दोनों यही उनसे कह रहे थे, रशिया ने भी खुलकर कहा, और आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अंदर रशिया ने उनका साथ नहीं दिया, कतई तौर पर नहीं दिया। अमेरिका का भी ये इल्ज़ाम है कि भाई तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो, तुम जो है वो डबल गेम करते हो और अपने उल्लू सीधे करने की कोशिश करते हो, अभी डबल गेम नहीं चलेगा। तो इंडिया पर जो अब कहा जा रहा है, जो एक ज़माने में पाकिस्तान को कहा जा रहा था, अब उनसे कहा जा रहा है डू मोर। अब ये डू मोर के चक्कर में, अब जो डू मोर है जो इस खत्ते में इस तरफ था पाकिस्तान की तरफ, अब डू मोर चला गया है उस तरफ। तो उनसे कहा जाएगा कि डू मोर, यानी कि आपने जितना खेलना था, आपने चीन को हवा बनाकर हमसे बहुत फ़ायदे ले लिए, आपने पाकिस्तान को हवा बनाकर दहशतगर्दी का बात कर कर आपने हमसे बहुत फ़ायदे ले लिए। अब बहुत हो गया, सही है, अब हमें आपका सही असल चेहरा मालूम है कि आप इंडिया के, आपने कनाडा के अंदर क्या किया, आपने अमेरिका के अंदर क्या किया। अब देखिए ना, जिससे अलहदगी पसंद है, बाकायदा ट्रम्प ने उसको खत लिख दिया, सही। तो ये एक पॉलिसी में फ़र्क है ना कि अब उनसे कह रहे हैं कि भाई डू मोर, अब बहुत हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, अब डू मोर कीजिए। ये तीसरी वजह यह है कि आपने जो एक पहलू सही उठाया था, और वो पहलू ये था कि रशिया के साथ इनके ताल्लुकात की बुनियाद पर, और क्योंकि दो तरफ खेल रहा है कि ना रशिया की तरफ जा रहा है ना आ रहा है, लेकिन जहाँ इसका फ़ायदा था ये समझता था कि रशिया के साथ ये सस्ता तेल ले लेगा, रशिया के साथ मुआहदा कर लेगा, वहाँ से भी उसको यहाँ से भी खानी पड़ी, और अमेरिका की तरफ से भी कि भाई तुम रशिया की तरफ ही अगर झुकना है, अगर तुम्हें इस तरफ ही जाना है। अब देखिए ना, बड़ी अहम बात है, लेकिन बहुत अहम बात है, ये जो इन्होंने खिताब किया मोदी ने 1 घंटे 30 मिनट का, यानी 40 मिनट का, 100 मिनट का उन्होंने खिताब किया। 100 मिनट के खिताब में एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि, सब उनसे सवाल पूछे थे कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, जवाब नहीं दिया। उनसे में नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया। नहीं, उनसे, वो लोकसभा की बता रहा हूँ ना, उनसे फिर ये पूछा गया कि भाई ये बताइए, ट्रंप बार बार कह रहा है, उन्होंने ट्रंप का नाम तक लेना पसंद नहीं किया, ना उसके बारे में उनको बताया। उन्होंने चीन के बारे में कोई इस बारे में बयान नहीं दिया। क्यों? ये हर जगह से अवाम के सामने कुछ और नमूना पेश करते हैं, वहां पर आकर इनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। हाथ पांव ढीले हुए हैं उनके,
क्या समझते हैं ज़ुबैर साहब, रोमांस का इख्तिताम और बालादस्ती पाकिस्तान के खत्ते पे ज़ाहिर है ज़ोर बाजू ही सही आई तो सही। देखिए रोमांस जब घूंघट उठाया ना, चेहरा देखा तो रोमांस खत्म हो गया। मैंने पहले इतना आपने सवाल किया था, मकरूह मैंने चेहरा। पहलवान वाली बात की थी, अब जब उठा के देखा तो बोला ये इससे क्या रोमांस करेंगे। देखिए अभी भी वो मस्खरे पना कर रहा है। ये जिस तकरीर की इन्होंने बात की मैंने भी वो देखी थी, उस तकरीर में भी देखें वो कह रहे हैं कि भाई यूएसए के प्रधानमंत्री ने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, दोबारा किया, दोबारा बजती रही, मैंने नहीं। 1 घंटे बाद मैंने बोला हाँ भाई आपकी कॉल आ रही थी, मैं ज़रा बिजी था। ये बस इस किस्म के वो मस्खरे कर रहे हैं। तो दुनिया देख रही है ना वो तकरीर, हमने भी देखी, इन्होंने देखी और दुनिया ने भी देखी। तो क्या ट्रम्प को नहीं उसके वाले नहीं नोट्स उसके दे रहे होंगे। फिर उसने बोला, उन्होंने मुझे बोला कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है आप पे, ये वो जो उन्होंने अपनी कॉमेडियन की और वो सारी बातें, तो वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब रोमांस पाकिस्तान के साथ होगा, यहाँ के जो है ना हालात अभी दूसरे हैं, वहाँ के दूसरे हैं। इंडिया का बुरा टाइम है। चलिए, और मोहब्बत जो है ना, रोमांस, वो अगर जेब में पैसे ना हो ना तो रोमांस भी अच्छा नहीं लगता है। मसला जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये 46 अरब रुपए का खसारा है, 46 अरब डॉलर का। अभी 46 अरब डॉलर का मतलब है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान 46 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अमेरिका अगर को। अगर अमेरिका भारत से खुश नहीं है तो क्या हम इस बात पर खुश होते रहें कि जी अब हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे उनके? नहीं, हम इस बात पे खुश नहीं है ना, हमारी ये पॉलिसी है। देखिए, ये सब पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं कि 47 की हुकूमत, 48 की हुकूमत, हाइब्रिड निज़ाम, तो हम 10,000 बातें कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान ने देखिए बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिका के अंदर दावत दी गई तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को चाइना के अंदर भी अभी गए हैं, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान एक बैलेंस कर रहा ये है। चाइना जाने का मतलब ये था ना, अमेरिका से होकर आए हैं तो एतमाद में लेना है चाइना को भी। देखिए, हम बैलेंस कर रहे हैं। हम किसी के, मैं ये समझता हूँ कि हम अब किसी के ये नहीं है कि नौकरों के जनाब हम उसको जाके खुश कर रहे हैं कि हाँ हमें उससे ये कहा था मैं आपको बताने आया हूँ सर। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बैलेंस सिस्टम की तरफ जा रहा है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक बैलेंस रख सके अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। और ये बहुत अच्छा मौका है कि जब ट्रम्प की ये पॉलिसीज़ हैं और खत्ते में इंडिया को एक्सपोज करने का मौका है, तो पाकिस्तान को बढ़कर आके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा जी, 2 बयान और गंडापुर साहब ने 12 घंटे में तब्दील किए। गुज़िश्ता रोज़ पहले कहा कि जी फ़ौज को यहाँ ऑपरेशन हम नहीं करने देंगे, ये कोई हल नहीं है और फलां नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरह के बयान दाग दिए। 12 घंटे के अंदर दूसरा बयान आ गया कि नहीं जी फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं, दहशतगर्दी यहाँ हो रही है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फ़ौज, पुलिस और हमने मिलकर इस अमन कायम करना है, दहशतगर्दों को किसी सूरत आबादियों में छुपने नहीं देंगे। और हम आप जानते हैं कि अभी में कुछ इलाके ऐसे अब भी मौजूद हैं जहाँ कहा जाता है मगर के बाद निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये पॉलिसीज़ तब्दील हो रही हैं, बयानात सिर्फ तब्दील हो रहे हैं, कहीं से कुछ बता दिया जाता है या अपनी गलती का एहसास हो जाता है? नवाज़ ज़रीफ़ साहब, देखिए मैंने पहले कहा था, जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, आपने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा था इनसे पूछेगा कौन, इनसे पूछेंगे। फौज को अगर पता लगेगा कि फलां जगह दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो एंटी स्टेट हैं और हमारे जवानों पे हमले करते हैं, इनसे पूछेंगे। ये तो हर हाल में इनको साथ देना पड़ेगा। बढ़ के मारना अलग बात होती है और प्रैक्टिकली ये ऐसी बातें तो वो नहीं होती। तो उनको बड़ी जल्दी एहसास हो गया होगा, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, इनको खुद को एहसास हो गया होगा। किसी एक ने बोला होगा भाई क्या बोल दिया यार, तो बोलो अच्छा यार बोल दिया, तो बस वो दूसरा बयान दाग देते हैं। दूसरे में अंदाज देते हैं। इनके यहाँ तो वैसे भी यूटर्न तो जायज़ है ना। ये यूटर्न शहद की बोतल के बाद हुआ है। बहुत दफ़ा इनके कायद कर देते हैं, आपको पता नहीं एक ने क्या यूटर्न, और वो कहते हैं कि यूटर्न एक अच्छा सियासतदान लेता है, तो फिर ये भी यूटर्न ले लेते हैं। इनको तो कोई वो नहीं है। लेकिन देखें, अगर हम टू द सीरियस पॉइंट देखें तो इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि अगर जो आपकी स्टेट पे हमला कर रहे हैं, स्टेट के लोगों पे, आपके शहरियों पे हमले कर रहे हैं, आपको तो उनसे मदद की वैसे ही करनी चाहिए कि आए जी हमारी मदद करें, हमारे बस का नहीं है। और दूसरा, जब वो उनको मारने आए या पकड़ने आए, उन पे हमला करने आए, उनको अरेस्ट करने आए, तो आप बोल रहे हैं कि हमसे पूछ के करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही, उस वक्त मैंने कहा था, बहुत ही जो है ना गैर जिम्मेदाराना बयान था, गैर जिम्मेदाराना बयान जिसकी था। उन्होंने अब शायद एहसास तब्दील हो कर गया ली। है या जो भी है। जी। आप क्या समझते हैं? देखिए, जोश खिताबत में वो अक्सर कुछ कह जाते हैं और फिर उस खिताब का नशा कोई होश में ले उतरता आता है फिर उनको। उस खिताब का जब नशा उतरता है तो ख्याल आता है कि यार असल हकाइक क्या है। बात सारी है कि देखिए, अक्सर जो है वो अच्छा, इसमें शहर- लेकिन इसमें इजाफा करना चाहूँगा, ज़मीनी सवाल भी साथ ले लें
क्योंकि इस पे मौलाना साहब की पार्टी का भी इख्तिलाफ है। वो कहते हैं यार ये हर मसले का हल ऑपरेशन नहीं होता, और ऑपरेशन आप करते हैं फिर दोबारा वो आ जाते हैं, दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं, कौन उनको लेकर के आता है। तो वो भी थोड़ा सा इस मसले पे फजल रहमान साहब का भी स्टेटमेंट है। देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि कोई भी तरह का फौजी ऑपरेशन इंतहा, यानी जब नामुमकिनात हो हल तब और होना कोई हल चाहिए। ना हो। जब नामुमकिनात में से हो, जब तक मुमकिन हो और भले जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें चाहना चाहिए उस हल की तरफ के जो बेहतर सिविलियन तौर पर हो सके। तो इसमें सिविलियन ने किया, बातचीत करने का मौका मिला मैं उनको? आपसे मैं आ रहा हूँ ना मैं उस बात पर आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या है? यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जनाब आपके मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत बन चुकी है। इन लोगों ने, जो मुसल्ला लोग हैं, इन्होंने बाकायदा अपनी एक रियासत कायम कर दी है और वो बाकायदा पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करने लग गई है। अव्वल तो रियासत के अंदर रियासत तस्लीम नहीं है, और दूसरा अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई भी काम होगा, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ अगर वो काम होगा तो उसे तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये वो चीज़ है कि जिस पर आकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और मैं नहीं समझता कि किसी को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। हाँ, अगर ये सियासी लोग होते जिनसे बातचीत हो सकती है, उनसे नेगोशिएट किया जाता, ये कोई ऐसी जमात होती कि जो पुरअमन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जदोजहद करने पर यकीन रखती है, उनसे बातचीत हो सकती थी। लेकिन ये तो असला ही नहीं छोड़ रहे। और ये बात बहुत दुरुस्त है कि इसमें हमें इस बात की तमीज़ करनी पड़ेगी कि गुड और बैड। गुड बैड सर फिर उसी पे आ गया ना, यानी गुड तालिबान बैड तालिबान पे आ जाए। मैं कह रहा हूँ गुड और बैड नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अस्करियत पसंदी या असला किसी के पास भी किसी सूरत में कबूल नहीं है। अगर बंदूक की नोक पर ही अगर इन लोगों को फैसले करने हैं तो उसे हम कभी भी तस्लीम नहीं करते। सर मुट्ठी पर लोग हैं, क्या वो तस्लीम करा सकते हैं? हमारी फौज मौजूद है, पुलिस नहीं मौजूद तस्लीम है, ना करा सके, लेकिन वो सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान मौजूद की हैं। आवाम पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान के असासों पर हमलावर तो होते हैं ना, उन्हें इजाज़त तो नहीं दिया सर सकते। ये बड़ा हसास टॉपिक है नवीद ज़ुबैर साहब। दो सूबों में, बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी मुसलसल हो रही है। ऑपरेशन भी ज़ाहिर है फोर्सेस कर रही हैं वहाँ पर, और काफ़ी हद तक काबू पाते हैं, फिर ये सर उठा लेते हैं। फिर हल क्या है? मतलब दो सूबे मुतासिर हैं इससे, पाकिस्तान के 4 सूबों में से। देखिए, इसमें कोई शक बाकी नहीं रह गया कि इन दोनों सूबों में इंडिया की रॉ मुलविस है। मुलविस है, और इसमें अफगानिस्तान का भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना रोल है कि उनकी हुकूमत उनको। अच्छा, अगर देखें फिर वो बात हो जाएगी, अगर भारत मुलविस है तो बहुत सारे लोग आज जिस तरह सेनेटर कामरुल मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे, मौलाना साहब की पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अगर मुलविस है भारत, हमने मान लिया, तो ये सबूत आलमी अदालतों को दिए जाएं, यूएनओ को दिए जाएं। अगर ये नहीं कर रहे, भारत का पता चल गया आपको उनके लोग हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी फिर रेस्पेसी करते? देखिए, ये बात बहुत तेज़ी से अब होने लगी है, और पाकिस्तान ने अपना मुकदमा ये बहुत तेज़ी से उठाया है कि देखें, एक खाली पानी बंद करने की बात नहीं की, उधर ये सारी दहशतगर्दियाँ, बलूचिस्तान का जो ट्रेन का वाक़या था उसकी चीज़ें, उसके सबूत, और अफगानिस्तान के अंदर भी जाके उनको तब भी करके आए कि बहुत, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तालिबान को गैर मुसल्लह कर रहे हैं। पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि जिस टेरिटरी से पाकिस्तान के अंदर आके या पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और यहाँ के मासूम निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ की फोर्सेस जो जा रही होती हैं उनको घाट लगा के मारा जा रहा होता है, उसमें पूरी तरीके से वो मुलविस है। तो पाकिस्तान के पास अब ये हक है कि फिर अगर ये नहीं माने तो दुनिया को बता के, जो दुनिया को हम बता रहे हैं, हम जाके उधर स्ट्राइक करें उसी जगह पे। ये हल है, इसका आखिरी हल फिर यही है जिस जगह पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तरह एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क नहीं है। उसको अपनी ताकत का भी पता है और अपनी उसका भी पता है और उसके बाद की चीज़ें पता है, इसलिए वो पूरी चीज़ आखिर तक ले जाके दुनिया को बता के एतमाद करके फिर करेगा। उनकी तरह खाली झूठा इल्ज़ाम लगा के प्रोग्राम की तरह नहीं पाकिस्तान करेगा। क्या कहते हैं अनिस साहब, ये हो सकता है कि अब पाकिस्तान अपना हक इस तरह ज़ुबैर साहब फरमा रहे महफूज रखता है, कहीं से भी हमला हो, जिस मुल्क से भी हो, पाकिस्तान वहाँ उन दहशतगर्दों को निशाना बनाए, जिस तरह अमेरिका वगैरह करते हैं? मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ये थी कि ये जो मुसल्लह दहशतगर्द हैं, इनके पास बाकायदा ड्रोन्स मौजूद हैं। क्वाडकॉप्टर हैं सर। ये अब बाकायदा से पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की रियासत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की ही रियासत पर हमलावर हो रहे हैं फ़ज़ाई जगह से। मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर अब जिस तरीके से भी मुमकिन हो सके, देखिए इतनी ताकत आप अगर किसी भी ग्रोह को दे रहे हैं, किसी भी नाम नहाद लश्कर को दे रहे हैं, तो ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं तो कोताही भी हमारी है।
और हमें उन कोताहियों पर निगाह रखते हुए अब इनका एक बार इलाज करना चाहिए। लेकिन अली मसला क्या है? मसला यह है कि जब एक बार आपने ये ऐलान कर दिया कि हमने यहाँ से दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया, उसके बाद एक हुकूमत आती है, एक क़यादत आती है, वो ये कहती है कि ऐसा करते हैं कि जनाब अभी अच्छे बच्चे बन गए, इनको वापस ले आएं। और अच्छे बच्चों को वापस ले आते हैं, और अच्छे बच्चों को वापस ले आते हैं, वही बाद में बुरे बच्चे बन जाते हैं। आप एक बार पॉलिसी को तय कर लीजिए कि जनाब वाला ये हमारी पॉलिसी है, हम किसी भी सूरत में इसे कबूल नहीं करेंगे। तो जब आप ये कह देते कि इसको कबूल नहीं करेंगे तो फिर बात बनेगी। लेकिन अगर आप ये बार बार कहेंगे जनाब अब इसको हल करने के लिए तरीक़ेकार ये है कि अगली सिपा तैयार की जाए, फिर एक और सिपा तैयार की जाए, फिर एक और सिपा तैयार की जाए, फिर एक और सिपा, वो सिपा तैयार करते हैं तो कहते हैं भाई अब ये सब हमारे खिलाफ होंगे, इसके लिए एक और सिपा तैयार कर दी जाए। यानी जो तजर्बात आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में करते रहते हैं कि जनाब ये फ्लॉप हो गया तो अब इसको लेकर आ जाएं, ये फ्लॉप इसको लेकर आ गए, ये फ्लॉप, ये फार्मूला वहीं पर आप वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे आप ना इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को बेहतर कर सके, ना आप सिविलियन बालादस्ती को बेहतर कर सके, और ना ही आप अस्करियत पसंदी पर कंट्रोल पा सके। तो आपको ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, गुड बैड का फ़र्क ख़त्म करके अवामी उमंगों के मुताबिक जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ रहते हुए। और देखिए सब लोग वहाँ का जो अमन कमेटी है वो क्या मुतालबा कर रही है, वो हाथों में कुरान लेकर गई है। कल वो हाथों में कुरान लेकर उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों पर गए हैं और कहा है कि भाई आप हमारा इलाका छोड़ें। तो जब वो हाथों में कुरान लेकर आ रहे हैं तब भी आप नहीं बात समझ रहे कि जनाब हमें अच्छा, नहीं चाहिए। इसमें ज़ुबैर साहब, ये दो सूबों की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सीरियस इशू है, ये दो सूबे मुतासिर हैं हमारे। अच्छा, इसमें केपी में पीटीआई हुकूमत, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में, मतलब इसमें दोनों किसकी सूबों हुकूमत, में सॉरी? पीपल्स पार्टी कहाँ? सिंध में? बलूचिस्तान, अच्छा। सिंध में तो है, होती है हमेशा, और केपी में भी पीटीआई ज़्यादा तीसरी मरतबा है। ये दो सूबों की जो हुकूमतें हैं, ये सारा कुछ फौज ने करना है, ऑपरेशन भी करने हैं, वो भी उन्होंने दहशतगर्दों को देना है, कलाकामा भी उन्होंने करना है, पॉलिसी भी फिर वो अपनी ज़ाहिर बनाएंगे, फिर ऊपर से इस तरह गंडापुर साहिब जैसे बयान उल्टे सीधे दे देते हैं। सर, ये दो सूबों की हुकूमतें क्या कर रही हैं? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ। अच्छा, इसलिए मैंने पूछा ये आपसे कि एक तो दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, प्लस वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर रही। इसमें हम यहाँ बैठ के बताएं कि ये बड़ा अच्छा काम कर दिए दोनों ने। देखिए नहीं, पहली बात का जवाब तो मैं ये दे रहा हूँ कि ये इसमें गैर मुल्की दहशतगर्दी की सपोर्ट शामिल है, यानी कि इंडिया बराह रास्त मुलविस है और अफगानिस्तान उनका मददगार है, और दोनों सूबों के बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो वहाँ डायरेक्ट इंडिया की अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की यहाँ इसमें है। तो ये लड़ाई किसी दहशतगर्द से नहीं है, किसी सियासी जमात से नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस की उन तरबियत याफ्ता जदीद असला जदीद टेक्नोलॉजी से के हामिल लोगों से है। तो उसके लिए स्टेट को ही लड़ना पड़ेगा, सूबाई हुकूमतों के बस की नहीं है। ये कोई मुजाहरा नहीं हो रहा कि उन्होंने मुजाहरा कर लिया और रेड जोन में घुस रहे हैं, उन्होंने आंसू गैस फेंका, थोड़ी बहुत फायरिंग की और हटा दिया, ऐसा नहीं है। ये एक आपका मुकाबला, जब एक तरीके से वो फौजी ही हैं जो आ रहे हैं तालिबान में, उसमें तो बस वो ड्रेस नहीं पहने हुए, तो उसके लिए मुकाबले के लिए हुकूमत को मैं ब्लेम नहीं कर सकता सूबाई। दूसरी बात, यस, दोनों हुकूमतों में आवाम के लिए नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनको आवाम की पजीराई इतनी हासिल नहीं है जितनी कि हुकूमत को हासिल होनी चाहिए। और बगैर आवाम की हिमायत में आप कोई जंग नहीं जीत सकते, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या किसी गैर मुल्की फोर्स के खिलाफ जंग हो। तो इसके लिए तो हम कर सकते हैं, इसके लिए तो फौरी करना चाहिए। बलूचिस्तान को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसको तो ऐसे ऐसे पैकेज देने चाहिए हमें कि एक साल के बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके लिए रखना चाहिए कि जहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, उनको उनकी फोर्सेस को वही असला, वही जदीद ट्रेनिंग और वो चीज़ें दी जाएँ ताकि वो लड़ सके, उनका मुकाबला कर सके। वहाँ तो यकीन माने बात जगह तो ऐसी है कि बहुत मुश्किल है वहाँ ट्रैवल करना, दिन में और रात में तो नामुमकिन है। अरे साहब, ये एक्सक्यूज़ कैसा है दोनों हुकूमतों का कि दहशतगर्दी से मुतासर हमारे सूबे आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, फलाह बहबूद के लिए? मतलब मैं अगर कहूँ कि जी बलूचिस्तान या केपी की कोई 4 स्कीमें इस वक्त ऐसी चल रही हों जिससे बड़ा फ़ायदा लोगों को हो रहा है, तो लफाजियाँ ज़रूर हो सकती हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि दोनों में काम नहीं हो रहा, और दोनों ये कहते हैं कि चूँकि दहशतगर्दी से मुतासर हम तो इससे निकलेंगे तो कुछ करेंगे। मेरे मोहतरम नवीद भाई जो है ना भूल जाते हैं। अच्छा। और जब 2008 में आसिफ अली ज़रदारी साहब आए तो उन्होंने बाकायदा बलूचिस्तान के लोगों से माफ़ी मांगी और आगाज़ तरक्की बलूचिस्तान पैकेज नाम का एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया। सर क्या हुआ उसके बाद? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, उसी दौरान वहाँ पर हालात ख़राब होते रहे, फिर उनका वज़ीर आला तब्दील हुआ और हो गया। फिर आते हैं हमारे मोहतरम जनाब नवाज़ शरीफ साहब,
वो आते हैं और जनाबे वाला वो फरमाते हैं कि बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम अब जो है वो यहाँ सब चीज़ों को बेहतर करेंगे, और उसके बाद वो भी एक बहुत बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर आते हैं खान साहब। खान साहब कहते हैं जनाब अब बलूचिस्तान के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। कोयटा में खड़े होकर एक शानदार किस्म की वो तकरीर करते हैं, और फिर वो भी अनाउंस करते हैं कि जनाब अब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैकेज होगा और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होगी। यही वो है ना, ये हो गया अच्छा बलूचिस्तान। जी जी। अब आइए केपीके। अच्छा सही, अब केपीके का मसला ही कुछ और है। केपीके का मसला तो ये है कि वहाँ अस्करियत पसंदों को कौन लाया। जो शख्स ये कहता रहा कि इस जगह पे मैं आके तालिबान का झंडा लगाऊंगा, जो शख्स आकर कहता रहा ये हमारे बच्चे हैं, सही है, आपकी उसी हुकूमत की और उनके होते हुए वफाक और सूबे के अंदर उनकी हुकूमत, और उस दौरान उनके बाकायदा वज़ीर उन तालिबान के उन रहनुमाओं को बाकायदा भत्ता देते थे। भत्ते की पर्ची आती थी उनकी, आज भी है सर। आती थी ना। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी हुकूमत है वहाँ अरे पर। उस पे सर डाल डाल के सारी चीजें नहीं बयान नहीं, की जा उनकी सकती। हुकूमत है ना, उनकी नवेद हुकूमत ज़ुबैर थी। साहब आपने कहा जी रियासत का काम है दहशतगर्दों को शिकस्त देना, तो उस वक्त भी तो रियासत मौजूद थी ना, वो खान साहब थोड़ी फैसले करते हाय होंगे। हाय हाय, क्या मेरा समझते हैं आप? मासूम खान साहब, वाह 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 सर ये वाह देखिए वाह ये उस वक्त कौन फैसले कर रहा वाह, था? वाह, क्या वज़ीर आज़म की इतनी हिम्मत थी? वाह 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 सर वाह, ये वाह, दहशतगर्दों वाह। के खिलाफ क्या फैसले ये कौन करता पॉलिसी है? किसकी थी? जब खान भाजपा। साहब, ओहो मेरी बात सुनिए, जिस दिन खान साहब ने कराची में केमाड़ी के पास एक कैंप लगाया था, मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 2012 के अंदर, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये तालिबान हमारे बच्चे, हम नेटो को यहाँ यार पर 12 रोकेंगे। में तो इक़्तिदार में नहीं थे ना वो, तो मैं आपको उनकी सियासी बयानात। और तालिबान को उनकी पॉलिसी यही रही है शुरू से आखिर तक। अब भाई अगर खान साहब की पॉलिसी, तालिबान हुकूमत आने पर उन्होंने क्या कहा तालिबान था? खान को कहा जाता था, क्यों लाए फिर हुकूमत में उसको? मैं आपने कहा कौन लाया? जितनी शराफत से आपने उनको छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, उनका तो शराफत कसूर ही नहीं छोड़ा था। जा रहा। शराफ अब सर अंदर बैठे में, अब तो शराफत क्या रह गई सर? देखिए मैं रियासत की पॉलिसी थी ना, इसका मतलब देखिए है। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाता कि ये नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। हुकूमत अब क्या कर रही है कि आप ऐसे ही ब्लेम डालते रहेंगे? पिछली यही मैं कह रहा हूँ। 4 में से 2 साल आप ब्लेम करके निकाल देंगे, बाकी 2 साल के बाद फिर वो आके दूसरे आपको ब्लेम करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए बहुत मजम्मत हो गई, अब वक्त है मरम्मत का। इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ताकत रखता है, अफगानिस्तान पूरा पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, और वो बड़ी दफ़ा यकीन दहानी करा के अगर उनसे नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, हम जाके 2 दिन में कर सकते हैं। इनको चाहिए उनके जा कैंप पे जाके पकड़े, मारे और सीधा करें उनको। और अच्छा जी, आज आगे बढ़ते हैं सर। आज छोटा सा, आप 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, सवाल के जवाब भी दे दें, और छोटा सा रेफरेंडम भी है, मैं चाहता हूँ उसके हवाले से बता दें आप दोनों का क्या वोट है। खबर यह है कि जी वज़ीर आज़म का ताकतवर शुगर माफिया से टकराने का फैसला, डंडा उठा लिया। लगता है आपको डंडा उठा लिया है और कामयाबी होगी सर? नहीं, अनीस मंसूरी साहब, नून लीग की मैं ढूंढ खबर रहा है। था कहीं डंडा वंडा नजर आ जाए मुझे। वज़ीर आज़म का हाथ में नज़र नहीं आएगा आपको जादू का डंडा जनाब। देखिए मेरे भाई, कुछ नहीं होना। तो इसका जवाब तो दे दें, शुगर माफिया से टकराने का फैसला। ये शुगर माफिया कौन है जिससे वो टकराएंगे वज़ीर आज़म ने डंडा उठा के? ये उन्होंने खुद ने कहा जबान से जी जी कि मैं अब टकराऊंगा। सर, वो तो पेड़ फाड़ लेते, उसको छोड़ें, ये बताएं। नहीं नहीं, ये बयान कहाँ से आया है? जाहिर है तर्जमान ने कहा उनके। सर कोई तर्जुमान अब बयान दे देगा, सही है, वो अब इस तरह का सख्त जुमला इस्तेमाल कर लेगा, उनको खुद रात को नींद नहीं आई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। यार क्या करना है, खुद 5-6 शुगर मिल, दूसरी बड़ी ताकत तो ये है, कीमत रेट कम कर दें, बाकी सब के सब खुद ही जमीन पे आ जाएंगे। यार टकराने की जरूरत नहीं है कि मैं टकराऊंगा और 5-5 कर दूंगा या 5-5 हो जाऊंगा, नहीं, कीमत कम कर दो, खुद कम कर दो। इतना पैसा कमा के बैठे हो, अभी कितने 230 अरब, सर 7-8 लोगों में 322 बटा अरब ना। इन्होंने कल गए थे। 322 अरब कुछ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का वो भी शामिल कर लूँ मैं इसमें। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है मौजूदा बहरान पर, चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब से ज़्यादा कमा लिए। भाई उसमें से 150 अरब ये अपने जो होगा आधे, ये तो ऑडिटर जनरल 300 कह रहा है ना, मैं तो 350 कह रहा था। इससे भी ज्यादा होंगे। उसे भी लफ्ज इस्तेमाल किया, 300 ज़्यादा। ये बढ़ के मानना है, ये बातें करना है, ये इससे आज़म पे एतबार नहीं है आपको? आवाम में जो है ना कोई वजह नहीं होगी। आवाम तब इनको मानेगी, मैं खुद मानूंगा, यहाँ बैठ के आपके सामने सलूट पेश करूंगा अगर ये खुद अपनी शुगर मिलों के नर्क जो है ना वो ले आए
120 अच्छा 140, ये इस पर बाकी सब खुद ही आ जाएंगे उस पर। इस पर बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मीर साहब बड़े मारूफ साहिब पाकिस्तान के, जी जी उन्होंने आप वाली बात दोहराई है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर बात हो जाए। वो कहते हैं जी खुदारा आप अपने आप पर रहम करें, सफ़ेद चीनी दरअसल सफ़ेद जहर है। पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया सफ़ेद चीनी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि चीनी बीमारियां फैलाती है। शुगर या गुड़ से भी काम चलाया जा सकता है, चीनी का बाइकआउट करें, बीमारियों को भी शिकस्त दें और बढ़ते इक़्तिदार शुगर माफिया को भी। मैंने आप लोग से भी रिक्वेस्ट की थी और मेरे ख्याल में मैंने 100 से ऊपर लोगों को ईमेल भी की थी और रिक्वेस्ट भी की थी, खासतौर से वो जिनकी बात लोग सुनते हैं, तो कि आप आगे आएँ, आप लोग की बात सुनते हैं, आप यही बोलें ये सफ़ेद चीनी जहर है और आप अगर इसका बाइकाट करेंगे और ऑप्शन है उस पर जाएँ, आप देखें ये कैसे गिरेंगे। मगर मेरे भाई मानते नहीं, ये कहते नहीं हुकूमत खुद करे कुछ काम 2 हाथ से बजने वाली ताली होती है, कुछ हमको करना पड़ेगा, कुछ हुकूमत को मजबूर करना पड़ेगा। तो ये उसमें से एक काम है और बहुत अच्छा हामिद मीर साहब को मैं इसमें खास तस्लीम पेश करता हूँ और मैं बाकी लोग को बोलता हूँ आप भी आगे आएँ और ये अपील करें और आवाम ने अगर कर ली 2 महीने अगर इस बात पे कर लिया, आप देखेंगे कैसे गिरते हैं जनाब। देखिए बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। तो यही बात ये भी कर रहे थे, हम मान नहीं रहे थे। नहीं मैं अभी आ रहा हूँ ना, खुद मैंने भी शुगर नहीं लेते हैं चाहे मैं अभी कह रहा हूँ ना, मैं तो नहीं लेता, जाहिर है मैं तो नहीं। भाई वेट बढ़ जाता है, सही है भाई। हालांकि हम पीरे मीठी, वो मैं कुछ और कहना नहीं चाह रहा, वो जो अभी हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा है वो खैर बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, फिर मीठी क्या पी रहे, वो हालांकि नुकसान हो रहा होगा, मैं बताएंगे लोग अब मुझे। अच्छा खैर मेरे भाई, देखिए बाइकॉट का मसला उस वक्त होता है कि जब बाइकॉट का कोई उनको एडवांटेज या फ़ायदा या उसका अमल भी न सामने आए। वो कह रहे हैं भाई गुड़ या शक्कर, देखिए मेरी बात समझिए, इस मतलब वक्त मिठास ही लानी नहीं चाय में सर, आपने लहजों में तो अरे आजकल ऑर्गेनिक चीजें आ गई हैं इतनी अच्छी, मैं उस प्रोडक्ट की कहीं पब्लिसिटी नहीं हो जाती, नाम नहीं ले रहा, सबको पता है, सर्च करें, और वो शुगर से बहुत बहुत सस्ती है। और अगर आप 2 चमची आप डालते हैं तो खाली 2 उसके वो डालने हैं आपने, छोटी छोटी जैसी क्यूब्स नहीं होती, और वो इंसुलिन नहीं है, वो ऑर्गेनिक है, आप उस पर जाएँ। बहुत से लोग, मेरे अपनी फैमिली के बहुत से लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप करें। देखें आप शुगर का, आप इसकी डिमांड कम होगी, दूसरा एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाएं शुगर की, बस देखें पर आप किधर आते हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि शुगर वो एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट पर पाबंदी हो शुगर की और आप ये कीमतें गिरा दें, देखें वो किस पे कीमत पे आ जाता है। अगर 100 रुपये पर आ जाए तो भूलिएगा, लेकिन कौन को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और कौन को जगाना पड़ेगा, और वो कौन जगाते हैं, वो नोटेबल लोग, वो लोग जिनकी बात सुनी जाती है, जैसे हामिद मीर साहब ने कहा, और किस्म के लोग और आगे हैं। अनिस भाई आपकी बात भी लाखों लोग सुनते हैं, देखिए अली, मगर आप नहीं कर रहे। मसला पता है क्या है, मसला सारा ये है कि ज़रा सा हमें इस चक्कर को समझने की ज़रूरत है। आपको मालूम है जो कुछ कल पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर हुआ क्या है? ये शुगर माफिया चाह क्या रहा है? शुगर माफिया ये थोड़ी कह रहा है कि भाई आप हमें चीनी को इम्पोर्ट करने दें या चीनी को एक्सपोर्ट करने दें तो हम आपको सस्ती कर देंगे। वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि आप हमें चीनी लाने दें या चीनी भेजने दें। अब अगर चीनी यहाँ आती है तो आपको पता है चीनी की कॉस्ट इनको लेकर कहाँ जानी है, आपको मालूम है? बहुत ऊपर चली जाएगी। नहीं, इनको चीनी की कॉस्ट लेकर जानी है $1 पर केजी। देखिए आप बात को समझिए, $1 274 रुपए। हाँ, अब किस तरीके से देखिए, अभी इन्होंने कहा है कि हमें चीनी लाने दीजिए, सही है। चीनी जब ये वहां से ला रहे हैं तो 1 लाख टन हम जब 200 रुपए में आ रही है तो उसके ऊपर जब आने जाने का और फिर टैक्सेस अगर आप लगाएंगे तो वो हो रहे हैं तकरीबन 267 रुपए, 267 रुपए। इनका प्रोजेक्ट ये नहीं है, इनका प्रोजेक्ट दर हकीकत यह है कि चीनी का आर्टिफिशियल बहरान पैदा कर कर अगले साल के लिए जो क्रशिंग सीजन आने वाला है, अभी नवंबर है, जो दूर नहीं है, नवंबर सर पे खड़ा हुआ है, ये अगस्त आपका शुरू हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर और अगला नवंबर से आपके पास क्रशिंग है। तो जो क्रशिंग के वक्त इनको जो रेट वहां पर फिक्स करके लेकर आना है, वो लेकर आना है इनको 250 रुपए तक। तो ये सारा गेम जो चल रहा है, ये तो डंडा भी तो उठा लिया। अरे भाई किसने कहा डंडा उठाया हुआ है? अरे सिर्फ गोदामों में छापे मारने शुरू कर दिए हर सूबे के। ये छोटे छोटे दुकानदार अगर गोदामों में छापे मारेंगे ना, बड़े बड़े गोदामों में आप देखें कितनी निकलेगी, कोई बाहर से नहीं आनी, कागज में खाली इंपोर्ट होनी है, यहीं से निकल के आएगी टनों के हिसाब से। अच्छा, इसके साथ साथ एक और खबर भी शामिल कर लेना इसी तरह की। जनवरी से जून 2025 के अरसे के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इन 6 माह में किसानों को मजमूई तौर पर 1260 अरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात हुए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है। सर आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ तो आप
चीनी पे हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ गंदम का जो हुआ हाल किसानों के साथ, ये 1260 अरब का उनको नुकसान पहुंचा दिया। फिर आप कह रहे हैं जी चीनी सस्ती हो जाएगी, फलां हो जाएगा, वो फिर गन्ना क्या काश्त कर सकेंगे? क्या उनको आप इस तरह का एतमाद दे रहे हैं कि अब वो मज़ीद फसलों पर मेहनत करें? जी वाकई अरे ये बात ठीक है कि इस बार काश्तकार को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो 6 माह बारिश भी नहीं हुई ना, तो उससे गंदम की फसल की जब पीक होता है तो उसमें भी नहीं हुई, जब उस वक्त ज़रूरत होती है तब भी नहीं हुई, और गंदम की फसल भी वैसी नहीं हुई। उसमें उनको हार्डली अगर किसी का अपना कहते हैं वारा पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, जो उनकी एक्सपेक्टेड होती है उसमें भी नहीं हुई। इसी तरह कपास का भी ये सुनने में आ रहा है, जो फसल है वो भी मुतासर हुई है। और अब जो बारिशें हो गई पंजाब में, खड़ी फसल इस वक्त जो खराब, तो ये अब उनके लिए सब्सिडी तो भूल ही जाएं, इनका तो बच रहे, तो मैंने नहीं कहा वो गन्ना है ये लोग, उनसे देर से खरीदते हैं, जब टाइम होता है खरीदने का उसकी देर करते हैं कि जितनी देर होगी इतनी चीज़ें उनकी हल्की होंगी और उसके पैसे मिल मालकान को वो होगा। तो बहुत मुश्किल से अरे गुजर संतोष रहे हैं साहब, किसानों को इतना नुकसान हुआ, फिर फसलें मज़ीद कैसे होंगी? किसान खुश नहीं है, उनको पैसे उनकी लागत वाले भी नहीं मिल रहे, और 1260 अरब का नुकसान। फिर आप उनसे तवक्कुआत बांधने में कि जी आपके लिए वो मेहनत भी करेंगे, वो मज़ीद अब गन्ने भी ज़्यादा होगा, और उसके बाद गंदम के लिए भी वो तैयारी कर लेंगे। देखिए अली, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, ये हमेशा से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, और इसका नुकसान हमेशा से काश्तकारों को और आम आवाम को होता है। मसला सारा ये है अली कि अभी जो इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, और आपको मालूम है कि पिछली ये जो खास तौर पर रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, इसमें जो मेन इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पैक्ट पड़ा है पिछली गंदम पॉलिसी पर। यानी कि ये जो अभी ख़रीदारी हो रही थी फरवरी से लेकर जो मई तक जो ख़रीदारी हुई है, उसमें हुकूमत की तरफ से कोई तयशुदा रकम ना होना, हुकूमत की तरफ से ये पॉलिसीज़ का ख़राब होना, ये सारे वो इम्पैक्ट्स है कि जिसकी वजह से ये हुआ है। काश्तकारों को दोनों सीजन्स में इस बार शदीद नुकसान हुआ है। अच्छा, 12.5 अरब रुपए कोई एक वर्थ अमाउंट उस रिस्पेक्ट से नहीं है, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो 1260 अरब नहीं, 1260 अरब की अगर आप देखें तो वो 1260 अरब एक वर्थ अमाउंट है। अच्छा, 1260 अरब रुपए की अगर आप बात देखें तो इस नुकसानात को ये पूरे 2 सीजन के अंदर हुआ है। यानी कि जो सर किसान फुटपाथ पर आ गए क्या? इनकी फसल के लिए पैसे नहीं हमारे पास है, नहीं है, और क्या? नहीं है। गरीब मुल्क है जो आप बात कर रहे थे। आप ये देखिए, आप मुझे तो वो 2006 2005 याद आता है मुशर्रफ का आखिरी टाइम, जिस वक्त लोगों ने गंदम उगाना छोड़ दी थी और बाहर से आती थी, लाइन लग लग के मिलती थी। अली ये हालात भी हमने देखे, सही कह रहे हैं। अली मसला पता है क्या, सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए आपने जो टैरिफ्स बढ़ाए खाद के या दीगर चीज़ों के, वो किसी तौर पर भी इस वक्त आपकी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ाएंगे, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब हम जो है वो काश्तकारी को ज़्यादा फ़रोग देंगे। अच्छा, इस पर सर मैं एक जुमला, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि देखिए सिंध हुकूमत ने किसान कार्ड दिया, पंजाब हुकूमत ने दिया, KP की गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन इन कार्ड्स की कोई वक़्त नहीं है, ये किसी तौर पर भी किसानों को बचा नहीं सकते। सर एक और, मैं इसलिए सारी चीज़ें सामने रख रहा हूँ, बहुत सारे हुकूमती जो लोग हैं वो टीवी पर आते हैं या सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी इस हुकूमत का कोई स्कैंडल अब तक करप्शन के हवाले से नहीं आया। तो ये सिलसिला शुरू किया हमने ताकि सामने लेकर आएँ कि भाई ये क्या कुछ कर रहे हैं आप। इसका ये मतलब नहीं है कि चंद पेड सहाफ़ी रख लिया आपने और वो खबरें सब अच्छा की देते रहें, लेकिन आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक और ख़बर, और बड़े अखबार की खबर भी सुना रहा हूँ मैं आपको, और ये खबर ये, रेलवे हुकाम ने पुरानी बोगियों को रंग और रोगन और तज़ीन और आराइश के बाद जदीद ट्रेन कहकर वज़ीर-ए-आज़म से इफ्ताह करवा लिया। 17 बोगियों की कमोडिशन के साथ नए सिरे से चलाई गई ट्रेन में सिर्फ 4 बोगियाँ नई होने का इंकशाफ। 2017 में 31 अरब की लागत से शुरू हुआ प्रोजेक्ट 71 अरब तक पहुँच गया। सर ये हुकूमत है। मैं देख रहा था हमारे वज़ीर-ए-आज़म इतने सादे हैं, और वो तकरीर में अपने पुराने वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक की भी तारीफ़ कर रहे थे, और उन्होंने अब जो है बने हुए अब्बासी साहब, इनकी भी बड़ी तारीफ़ें की, और डिजिटल वो दिखाया जी अब ये हुआ, और मैं तो बहुत खुश हो गया। मतलब उन्होंने कसीदे पढ़ दिए उसके। अब जब ये चीज़ उनकी नॉलेज में आई होगी, आ गई होगी ना मेरे ख्याल में, सर बड़े अखबार की रिपोर्ट क्यों नहीं आई होगी? आ गई होगी, या सब अच्छे रिपोर्ट देने वाले वो लगे होंगे, वो ये रिपोर्ट नहीं होने जाए और भी ख्याल करिए ओए, तो वो अगर ये सिलसिला है तो भाई हम बता रहे हैं, अब कोई ना कोई चली जाएगी ये सोशल हर मंसूबा, अब ये आ जाएगी। अब जो हमने कहा है, हमारे बाद और लोग भी कहेंगे, फिर ये सोशल मीडिया में जिस वक्त आ गई तो ये तो उनके मोबाइल में आ जाएगी। तो ये पहले भी कई दफ़ा जब इनकी साहबजादी शुरू में वज़ीर आला बनी थी तो कई कैंपों पे डेंगी पे, अब पता है
क्या पूरे क्या हुआ बाजार था। में दुकान खुली है, उससे खड़े होकर पूछती हाँ, डेंगू कैंप लेके थे, जैसे ही गए वो कैंप में उठा के चले गए, ना कोई डॉक्टर ना कोई कैंप। तो ये इस तरह की चीजें नहीं करा करें, टाइम नहीं है, एक्सपोज हो ये जाते जो हैं। बात कर रहे हैं इस पे आप खान साहब के दौर की मिसाल मत दीजिएगा आप। सिंध हुकूमत ले सकता हूँ। आप उधर की बात कर लीजिएगा तो बड़ी बात है, जहां आपकी बात नहीं कर पाते। ये कोई ना कोई 2-3 हुकूमत तो लाएंगे बीच में। आपसे सवाल ये है नसरुद्दीन साहब, ये जितने भी हुकूमती मंसूबे होते हैं, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, वफाक हो, ये मंसूबे शुरू होते हैं 10, 15, 20 अरब से, और बाद में वो मंसूबे जब कंप्लीट नहीं करते तो वो 150 अरब तक पहुंच जाते हैं। ये मंसूबा भी 31 अरब का था, जो कि 71 अरब तक पहुंच गया है। मंसूबे की लागत में 127% इजाफा, रेलवे की तारीख में बदतरीन नाअहली है। ये मंसूबे मुकर्रर वक्त में और जितनी उसकी रखी होती कॉस्ट, उसमें क्यों कंप्लीट नहीं होते? देखिए अली, अगर ये मुकर्ररा वक्त पर और अगर उस कीमत पर हो गए तो फिर घर कैसे चलेगा? किसका? इन लोगों के चलते किससे? तनख्वाह मिलती है ना इनको? नहीं, इनको तनख्वाहों की कौन सी फिक्र होती है अली? एक एक प्रोजेक्ट तनख्वाह भी बढ़ाई है, रो रो के उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह इतनी कम है, घर का अली- बिजली का बिल नहीं दे सकते। अली, एक एमएनए साहब फरमा रहे थे टीवी पे। अली, एक आप खुद ये तसव्वुर करें कि इस वक्त जो ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी आप लागत का अंदाज़ा कीजिए। हर जगह पर इनको एक ख़ास कट, एक कमीशन और एक ठेका जाता है। आप सिंध का रेट कुछ और है, पंजाब का रेट है अलग है, वफाक का रेट अलग है, केपीके के अंदर इजी पैसा अलग चल रहा है, बलूचिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कहने का मकसद यह है कि इनमें से अक्सरियत प्रोजेक्ट्स को आप देखिए तो वो कंप्लीट ही नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से कंप्लीट होते हैं। और वो जो कंप्लीट भी होते हैं वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिसमें उसकी लागत जो है वो उसकी असल कीमत से कई गुना ज़्यादा होती है। सारे वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। अब सिंध से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक एक नया सिस्टम चला है, और वो सिस्टम ये चला है कि जनाब अगर इस मोबाइल की कीमत अगर 100 रुपये है, यानी एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो इसकी कीमत को आप 300 रुपये कर दीजिए, 200 रुपये हमें दे दीजिए और 100 रुपये उस पर लगा दीजिए। यानी कि अब 200 रुपये तक का प्रॉफिट हो चुका है। पहले होता था कि 100 का प्रोजेक्ट है, 50 लगते थे। वो बड़ा मशहूर कहा जाता है ना वो मियाँ सब बिरादरान के लिए कि हाँ भाई खाते हैं लेकिन लगाते भी थे, तो यही जुमला उनके लिए कहा जाता था ना। यहाँ तो अब सवाल ये पैदा हो चुका है कि एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कई। अब मैं एक और बात आपको बताऊँ अली, मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द उसको सामने रखूँगा। मुख्तलिफ हुकूमतों ने अब जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने अपने अपने भाई बहन बीवी फलां फलां के नाम पर कंपनीज बना दी है, सही है। और अब हो ये रहा है कि उन्हीं जो गुजरा और वो ब्यूरोक्रेसी मिलकर उन्हीं मखसूस कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और उन्हीं के सारे पैसे घर पर ही आ रहे हैं। यानी कि सरकार से निकले हुए सारे पैसे, चाहे वो कमीशन का मद हो या चाहे दीगर मद हो, अब वो अपने ही घर के अंदर आ रहे हैं और उसमें तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोग मुलविस हैं। मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़, आप वक्त दीजिएगा इंशाल्लाह ताला परसों के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा और अपने प्रोग्राम में आप दिखाइएगा कि आपको हैरत होगी कि एक बहुत बड़ा वजीर है जिसके पास 2 बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं। आपको पता है उसके जो असासाजात की डिटेल्स मेरे पास आई हैं और जो उसने अभी 2025 में जमा करवाई है, ज़रा आप देखिएगा और फिर आप बताइएगा कि उसकी शान और शौकत। अच्छा जी, एक खबर शामिल कर, 2 खबरें शामिल कर लेते हैं, बहुत कम वक्त रह गया। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो ये जो बार बार खबरें आ रही थी सिंध काबीना में तब्दीली, सिंध काबीना में तब्दीली। अच्छा, काबीना में तब्दीली तो होने जा रही है, इसमें कोई दोषी राय रही नहीं। अच्छा, अब ये बताइए नवेद ज़ोहरी साहब, ये काबीना में जब तब्दीली होती है, सिंध की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो ये काबीना तब्दील हो जाएगी, रद्दबदल हो जाएंगे, गनी साहब हट गए, सैयद गनी साहब, नासिर शाह आ गए, नासिर शाह हट गए, फलां, इनसे क्या कारकर्दगी भी बेहतर होती है? और ये तब काबीना तब्दीली की क्यों जाती है, वजूहत क्या होती हैं? देखिए आमतौर पर ये तकरीबन हर ही जमहूरी मुल्क में होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ हो रहा है या वहाँ हो रहा है, और ये होता रहना चाहिए। इससे ये होता है कि मुकाबले का वो पैदा होता है कि भाई, और दूसरा तसल्सल ख़त्म होता है। तीसरा, बहुत सी चीज़ें एक्सपोज होती हैं आगे पीछे की। बहुत सारे वुज़रा जिसे नज़र आ रहे होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, और बहुत सारे जो बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे होते हैं वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे होते हैं। तो ये कब चीज़ें पता लगती हैं, जब दूसरा वज़ीर उसके ऊपर आगे बैठता है, क्योंकि उन सबके ताल्लुकात भी इतने अच्छे आइडियल नहीं होते जितने नज़र आ रहे होते हैं। फिर वो उनकी चीज़ें खुलती हैं कि सर वो रिपोर्टें आती हैं, ये तो ये हो रहा था, अब हमको तो पता ही नहीं। तो वो कुछ आपको हमको इनको भी लीक हो जाती हैं, तो इससे बेहतरी आती है। तो अच्छा अमल है, हाँ, ये अच्छा अमल है और ये होते रहना चाहिए। और जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल ख़राब है उन दूसरों को हटा के दूसरों को मौका देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं असेंबली में। सैयद गनी साहब का नाम आ रहा है, सैयद गनी साहब का नाम आ रहा है, तो अच्छी कारकर्दगी नहीं है बल्दियात में? देखिए ये तो
उनकी पार्टी फैसला नहीं करेगी, आप वैसे सीएम साहब फैसला करेंगे। सहाफ़ी और के तौर पे, तजगार के तौर पे देखिए उन पे जो जो चीज़ें आती हैं, अभी उन्होंने खुद गलती अपनी एक्सेप्ट की है, बड़ी बात है, कोई तो हमारे इमारत अमल वाली में बात करता नहीं है कि इमारत गिनने की गलती है, एसबीसी की गलती, चीज़ों ने एक्सेप्ट की। और ये भी है कि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी है, कराची के सदर भी हैं, कराची में भी रहना होता है, और जो वज़ीर बल्दियात है वो पूरे सिंध का वज़ीर बल्दियात होता है, और उनको बड़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जो जिसकी वजह से वो शायद वो पूरी तरह नहीं कर पा रहे हों। बहरहाल ये पार्टी की मर्जी होती है, पूरी पार्टी की क़यादत की और ख़ासकर सीएम की इसमें राय बड़ी अहमियत होती है। और अगर उसकी जगह दूसरा है, इनको कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, तो कोई इसमें हर्ज नहीं होता, आज नहीं होता इन्वेस्टमेंट होता। ना ही किसी का छोटा या बड़ा होता है। मेरा अच्छा अमल है, इसमें मुकाबले की फिजा पैदा होती है और कारकर्दगी मजीद बेहतर हो जाएगी। अली इतना मुकाबला हुआ कि मत पूछिए, और वही 7 घोड़े दौड़े जा रहे हैं, कभी रेस ये जीत रहा है, कभी वो जीत रहा है, कभी अच्छा 6.5 करोड़ की आबादी का ये सूबा, जिसके अंदर कुल काबिल लोग 7 हैं, और एक सबसे बड़ा ज़रा काबिल आदमी जो है ना 7 ही लोगों में तबादले हो रहे हैं ना, 7 ज़्यादातर वजारतें तो मुराद अली शाह ने रखी हुई हैं, और 7 ही लोग काबिल है ना, सही है। और एक जो 8 भाई नासिर शाह, शजील मेमन, सईद गनी तो लाजमी होंगे। हसन अली हसन बहुत बड़े बड़े आपने नाम लिए, एक तो ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको तो कहता है कोई हटा ही नहीं सकता, आपने उनका अच्छा भी नाम ले दिया। अब आप एक शख्स इतना सीनियर काबिल मिनिस्टर साहब है, एक शख्स इतना काबिल है, सही है, कि उसके पास न सिर्फ वो वजारत आला चलाता है, बल्कि 17 महकमे चलाता है, मतलब 17 मिनिस्ट्रियों का बोझ उसके सर पर खड़ा हुआ है। आपने कभी किसी जगह ऐसा देखा है कि यार 17 मिनिस्ट्रियां उसके पास मौजूद हैं और वो उसकी वजह ये तो नहीं है कि बताएं 18वीं तरमीम बताएं इनको, जरा सा बताएं। 18वीं तरमीम के बाद आप 36 वज़रा नहीं रख सकते, आपको उसका एक परसेंटेज है, पता नहीं 15-16% तक रख सकते हैं, जिसमें सिंध के 18 मिनिस्टर बनते हैं, उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते, और मिनिस्ट्रियाँ हैं 30 से ऊपर, तो क्या करेंगे? मैं आ रहा हूं। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात पर अमल किया जाए। आपको याद है 2024 का जब इलेक्शन हो रहा था, क्या कहते थे? हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया है वफाक को कि जिसमें मिनिस्ट्रियां खत्म हो जाएंगी और जो बोझ जो है वो खत्म हो जाएगा और आप 200 अरब रुपए बचा सकेंगे। किसका कौल अजीम था ये? अब जरा सुनिए, आपका ड्रामा खत्म हो तो मैं ड्रामा पेश करूं दूसरा, इस ड्रामे की दूसरी किस्त वो अब मैं बता रहा हूं। अब आप जो भी बोले, उन्होंने वो कहा था जो 18वीं तरमीम के बाद वफाक में भी है, सूबाई में, वो खत्म कर दिया। तालीम आ गया है, सूबाई मामला, अब उन्होंने ऐसी लगाई हुई है सूबाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी को आप कह रहे हैं ऐसे लगाया हुआ है? हाँ, इसी तरीके से सेहत। अब दूसरा आप बोलेंगे यार ये तो एमक्यूएम के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये तो जानबूझ के, ये तो वजारत जानबूझ के एमक्यूएम की तजलील करने का मौका जाने नहीं देते। पार्टी की हिमायत और एमक्यूएम की मुखालफत। सच नहीं सुनना, वो जो उन्होंने कहा था वफाक की वो माते जो पैरल वजारतें चल रही है वो खत्म करें, कितना पैसा बचेगा? अब जब सेहत सूबाई मामला है तो सूबाई वफाक की क्या जरूरत है? अब तालीम है, अब मुझे क्या वो अफसोस हो रहा है कि उनको दी हुई वजारतें दी गई हैं जिनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। यार इतने भागदौड़ मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, वो कर रहा है कोई वजीर, एक बंदे का नाम लिया मेरे सामने। अब मैं एक बात कह दूं, केएमसी के पास भी स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के वजीर की जरूरत क्या है जनाब? क्योंकि वो चाहता है। मेरी बात तो पूरे पाकिस्तान का है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, आपको एक बात कह रहा हूँ भाई, इस तरीके से अगर आप डिवीजन करेंगे तो भाई आप, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये सूबाई सतह पे भी वजारतों पे करना चाहिए, कुछ वजारतों को आपस में जम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई बहुत वो, और एक वजीर को 2-2 वजारतें भी दी गई हैं, ऐसे भी वजीर 3-3 भी दी गई हैं। मेयर को आप कॉलेज दे दीजिए, मेयर को आपने स्कूल टाउन के स्कूल दिए हैं ना, वो तो आप मेयर को पहले ये तो मुशर्रफ साहब करके कहते खत्म होना चाहिए। जब मैं एडवाइजर था तब भी मैंने बोला अंडर द वन अम्ब्रेला होना चाहिए एजुकेशन, ये नहीं कि स्कूल आधे स्कूल जो है केएमसी के पास है, आधे बल्दिया के पास है, आधे एजुकेशन मेयर के पास होना चाहिए सब कुछ। नहीं, अगर होना अंडर द वन अम्ब्रेला होना चाहिए। बारी बारी आए तो वजारतें होनी चाहिए। सर जाते जाते आखिरी खबर, टाइम ज्यादा हो गया। जो लेजेंड्स लीग चल रही है वहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। भारत की जानिब से खेल में भी पाकिस्तान के खिलाफ सियासत जारी है और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। राउंड मैच में भी भारत ने मैच का बायकॉट किया था। सर ये क्या हो रहा है? मतलब खेल भी डर रहे हैं हमसे या क्या मसला है? हार गए, हमें पता है, दुनिया को पता चल चुका है यार, क्रिकेट के मैदान में तो आओ। अली तो बड़ी सी बात है, पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा और
पाकिस्तान की जो ये खिलाड़ी है लेजेंड हमारे एक्स क्रिकेटर जो कि अभी तक बड़े फिट हैं, जिसमें से बात सवाल या निशान उठ रहे हैं कि ये अभी तक खेल सकते थे, इनको इतने पहले क्यों बाहर कर दिया। तो फिर वो बात पुराने वज़ीर पे आ जाएगी। भारत, इंडिया हर ग्राउंड से भाग रहा है, हर ग्राउंड से, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो बातचीत का मैदान हो, हर मैदान से इंडिया बाहर रहा है। उसको शिकस्त इतना खौफ हो गया है कि कहीं अगर हम ये मैच हार गए, हालांकि ये कोई इंटरनेशनल मैच नहीं है, लेकिन वो है लीग है, ये कोई टेस्ट मैच नहीं है, लीग, कोई वनडे नहीं है, कोई वर्ल्ड कप नहीं है, लेकिन वो हार गया। उनको पता है मीडिया ने कितनी बड़ी हाइप बना दी, भारत को एक और शिकस्त, भारत की और तबाही। तो उनका अपने मुल्क से भी वो होगा, निशाना बनाया जाएगा, और हम और आप तो बनाएंगे। तो भाई मोदी साहब ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली है, वो सामना नहीं करना है पाकिस्तान का। क्या कहेंगे नरेंद्र साहब? देखिए, भारत को तो इस वक्त जो सामना अगला मैं जो देख रहा हूँ, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि सितंबर है। असल मामला तो इस वक्त इंडिया के अंदर भी शोर मचा हुआ है कि जनाब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चलिए पहले तो पाकिस्तान ने मना करते थे कि ज़ाहिर है हमने इनकी बात मान ली थी और हमने इनका मैच दुबई के अंदर करवाया था। अब जो है वो हमारी बारी थी और हमारा मैच अब जब दुबई के अंदर हो रहा है तो लोग क्या कह रहे हैं पता है, वहाँ पर इंडिया में कह रहे हैं कि जनाब इंडिया से पाकिस्तान से बात करना, पाकिस्तान का पानी बंद करना जो है वो जायज़ है, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना दुबई के अंदर नाजायज़ है। तो अब उसको प्रेशर इतना आ रहा है कि क्या करे इंडिया की, सब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो हमारे साथ चले या ना चले, दुनिया के साथ खड़ा हो या अकेला खड़ा हो, वो अलग की पाकिस्तान से जी ज़ाहिर शिकस्त के बाद चौखलाहट का शिकार है इंडिया, और इस तरह के अजीब-व-गरीब मंतक़े, अजीब-व-गरीब फ़ैसले, अजीब-व-गरीब बातें, अजीब-व-गरीब शवाहिद, यानी पहलगाम में कोई शवाहिद नहीं दिया चॉकलेट। तो इसके बाद चॉकलेट आ गई। अंदाज़ा कीजिए आप, इसकी कल हमने मिसाल भी दी थी प्रोग्राम में। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और वक्त की किल्लत है, बहुत सारी खबरें रह गई, इंशाल्लाह कल शामिल करेंगे, और कुछ और भी बहुत सारी खबरें जिसमें शामिल करेंगे। और ख़ास तौर पर बात मैं कर रहा था खेल के मैदानों से, एक और ख़बर भी थी, लेकिन इस तरह एंटरटेनमेंट के हवाले से भी कल इंशाल्लाह उससे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दी इजाज़त, मौलाना की बात।